नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। 2024 के लोकसभा चुनाव ने ही ये बता दिया था कि तमाम हथकंडे अपनाने के बाद भी नरेंद्र मोदी जो एक बड़ा चेहरा बन के उभरे थे 2014 के बाद, उनका ग्राफ लगातार डिप होता हुआ, यानी कि लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। और 2024 के इलेक्शन ने तो साफ तौर पर यह बता दिया कि हर तरीके का इस्तेमाल करके भी 240 पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से नरेंद्र मोदी का ग्राफ अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर जा पहुंचा है, तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या आरएसएस कोई नेतृत्व परिवर्तन करने जा रहा है? क्या संघ और मोदी में किसी तरह से ठन गई है? ये सवाल कई तरह से उठाए जा रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने 75 साल पूरे कर लेंगे। तो क्या उससे पहले आरएसएस चाहता है कि कोई एक ऐसा चेहरा सामने रखा जाए जिसमें कहा जा सके, जिसका ये जवाब मिल सके कि इफ नॉट मोदी देन हु, यानी कि बीजेपी में भी अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो फिर कौन होगा बीजेपी का चेहरा? आपको ये पता ही होगा, जेपी नड्डा ने ये कहा था इलेक्शन के दौरान कि अब हम बड़े हो गए हैं, व्यस्त हो गए हैं और हमें आरएसएस की उस तरह से अब जरूरत नहीं है। उसका बहुत गहरा असर लोकसभा चुनाव में ही आपने देखा था। और अब मैं आपको ये बताऊं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पूरे कार्यकाल के अब तक के सबसे लंबे विदेश दौरे पर गए हुए हैं, 8 दिन के, इस सब के बीच मोहन भागवत दिल्ली में है। 4, 5 और 6 तारीख को यह बताया जा रहा है कि बड़ा कार्यक्रम आरएसएस का दिल्ली में होने जा रहा है, और ऐसे वक्त में होने जा रहा है जब नरेंद्र मोदी दिल्ली में नहीं होंगे। अभी तक बीजेपी को उनका अध्यक्ष नहीं मिला है। जनवरी 2023 को ही जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो गया था। उसको इसलिए ये कहकर आगे बढ़ाया गया कि अभी लोकसभा के इलेक्शन है, बहुत सारी जगहों पर उनको काम करना है, तो इसको जून 2024 तक बढ़ा दिया जाए। उसके बाद भी आप ये देखिए कि अब जून 2025 भी निकल गया है, लेकिन अभी तक भी भारतीय जनता पार्टी को उसका अध्यक्ष नहीं मिला है। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि अमित शाह और मोदी, यानी कि गुजरात लॉबी ये चाहती है कि उसका कोई पपेट पार्टी का अध्यक्ष बन जाए, जैसे जेपी नड्डा थे, या धर्मेंद्र प्रधान को बना दिया जाए, या इसी तरह का कोई नाम जो उनके इशारों पर काम करे। और संघ में भी और बीजेपी में भी उनका पूरे तरीके से कंट्रोल है, सरकार में भी और पार्टी में भी उनका पूरे तरीके से कंट्रोल रहे। अब आरएसएस ऐसा नहीं चाहती है। अभी आपने देखा होगा कि कई स्टेट के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बनाए गए हैं, और उनमें ये कहा गया है कि जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं उनमें ज्यादातर वो नाम हैं जो आरएसएस से सीधा आते हैं। और सीधे तौर पर यह कहा गया है कि जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं उनमें गुजरात लॉबी की न चल के आरएसएस की सीधे तौर पर चली है। तो क्या अध्यक्ष पद का चुनाव, जिसको लेकर लगातार सुगबुगाहट है, लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने एक अध्यक्ष का चुनाव भी नहीं कर पा रही है, आखिर कहां पूरी तरीके से पेच जो है वो अटका हुआ है? क्या अब उस पे से धूल जो है वो छटने वाली है? और अब मोहन भागवत जब दिल्ली में है और तमाम जो पदाधिकारी हैं, तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो भी दिल्ली में हैं, और अब 3 दिन तक मंथन और गहन चिंतन जो है वो किया जाएगा, तो क्या उसके बाद आरएसएस ये तय करेगी कि कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो उठ खड़ा हुआ है। और ऐसे वक्त में जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार नरेंद्र मोदी का ग्राफ जो है वो और ज्यादा गिरता हुआ नजर आ रहा है, उनके हर पॉलिसी को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। जो उन्होंने वादे किए वो तो पूरे किए ही नहीं, वो जनता के सामने है, लेकिन जो विदेश नीति है वो किस तरीके से पूरी तरीके से फेल हुई है वो सब भी हमने देखा। लेकिन नरेंद्र मोदी हैं, उनको तो मोदी मोदी करवाना है, और एक बार फिर से वो टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई का इस्तेमाल करते हुए विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। हालांकि उससे क्या हासिल होगा वो सब हमने देख लिया है। 70 देशों की 200 से ज्यादा यात्राएं उन्होंने की, और एक भी देश हमारे साथ, कुछ देशों को छोड़कर, इजराइल के खासतौर में बात करूंगी, उसके अलावा कोई देश हमारे साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खड़ा नहीं हुआ, छोटे से छोटे मुल्क भी। तो सवाल ये उठ रहा है, जिस नेशनलिज्म को लेकर, जिस राष्ट्रवाद को लेकर नरेंद्र मोदी लगातार सत्ता पर काबिज होते रहे, अगर वही
पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। वही राष्ट्रवाद का मुद्दा जो है वो उनको वो पॉपुलैरिटी नहीं दिला पा रहा है। तो क्या आरएसएस अब ये सोचने पर मजबूर हो रहा है कि आगे आखिर अब क्या किया जाए? अब इसका एग्जाम्पल आप बिहार से ही देख लीजिए। जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान या जब अटैक हुआ था पहलगांव पर, उसके फौरन बाद सऊदी अरब का दौरा छोड़कर नरेंद्र मोदी आए थे। सबसे पहले गए थे बिहार, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी वो बिहार गए थे। लगातार बिहार के वो दौरे पर हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि बिहार में पूरी तरीके से बाजी जो है वो उनके हाथ से निकल गई है। और यही वजह है कि चुनाव, विपक्ष का ये कहना है कि चुनाव आयोग का सहारा लेकर, चुनाव आयोग को सामने रखकर बिहार में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज होना चाहती है। इसीलिए चोर दरवाजे से वो एनआरसी लागू करना चाहती है, और करोड़ों जो वोटर्स हैं उनके हाथ से वोट देने का अधिकार जो है वो छीना जा सकता है। ज्यादातर वोटर्स उनमें से वो हैं जो, जाहिर सी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर नहीं होंगे। 8 करोड़ बिहार में वोटर हैं, और जो 59% ऐसे वोटर हैं जिनकी उम्र 40 या उससे कम है। उनको अब वोट देने के लिए भी अपने जन्म का प्रमाण जो है वो लगाना होगा, यानी कि वोटर आईडी या फिर आपका जो आधार कार्ड है वो वैलिड नहीं होगा। इसको लेकर लगातार अब विपक्ष ने तीखा हमले जो है वो शुरू कर दिए। टीएमसी ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और बताया जा रहा है कि आज जो बिहार में विपक्ष की पार्टियां हैं वो चुनाव आयोग से मुलाकात करने जा रही हैं। यानी कि चौतरफा हमला चुनाव आयोग पर भी एक तरह से, या चौतरफा मोर्चा चुनाव आयोग को लेकर भी खुलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आपको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की पार्टी है। हरियाणा से लेकर लोकसभा इलेक्शन से लेकर और महाराष्ट्र तक के चुनाव में जो धांधली के इल्जाम लगे, जो गठजोड़ नजर आया चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का, वो सबने देखा। राहुल गांधी से लेकर तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने इसकी पोल खोली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग, ये विपक्ष का कहना है, वो यहां नहीं रुका। और अब आप ये देखिए कि नई तरकीब जो है वो लाई जा रही है। चुनाव आयोग का काम ये है कि कैसे वोट डालने की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाया जाए, इतना आसान बनाया जाए कि किसी को वोट डालने से पहले सोचना ना पड़े। लेकिन वो इसको इतना मुश्किल बना रहे हैं कि लोगों को ये लगे कि चलो हम वोट ही नहीं देते हैं। बिल्कुल इसी तरह की मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। और अब ये डॉक्यूमेंट्स देने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया गया है। जाहिर सी बात है कि अब इसको लेकर जो विपक्ष है उसने पूरा मोर्चा खोल दिया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या चुनाव आयोग से मिलकर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके क्या खानापूर्ति करेगा विपक्ष, या फिर कोई आंदोलन भी कर सकता है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर महीने में बिहार में चुनाव है। और ये इसलिए मैं आपको यहाँ भूमिका रख रही हूं कि बिहार का चुनाव जो है वो लिटमस टेस्ट नरेंद्र मोदी के गिरते हुए ग्राफ के बीच नरेंद्र मोदी के लिए होने जा रहा है। और यही वजह है कि संग बनाम मोदी की इस जंग में कौन जीतता है, ये एक बड़ा सवाल हो गया। एक और बात, और फिर उसके बाद मैं अपने गेस्ट के पास जाऊंगी। निशिकांत दुबे जो है, जो ज्यादातर जहर उगलते हुए आपको नजर आते हैं, उन्होंने एक पॉडकास्ट दिया है। उस पॉडकास्ट में जब योगी आदित्यनाथ को लेकर उनसे सवाल पूछा गया कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या वो दिल्ली में भी, दिल्ली की गद्दी पर भी जा सकते हैं, दिल्ली भी का रास्ता भी वो ले सकते हैं, तो उस पर निशिकांत दुबे ने दो टूक उन्होंने ये कह दिया कि 2017 में भी योगी आदित्यनाथ अपनी वजह से नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के नाम की वजह से, यानी कि नरेंद्र मोदी की वजह से ये चुनाव जीते थे। तो उन्होंने पूरा क्रेडिट योगी आदित्यनाथ से ले लिया और सीधे तौर पर वो मोदी मोदी करते हुए नजर आए। यानी कि जो इल्जाम कांग्रेस पर लगता रहा कि उसमें कई फाड़ हैं, अब आप ये देखिए कि खुद भारतीय जनता पार्टी में कितने फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो टसल है वो किसी से छिपी नहीं है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या 2027 उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले कोई बड़ा खेल हो सकता है? 75 के नरेंद्र मोदी के होते ही आरएसएस क्या कोई बड़ा फैसला ले सकती है? क्या आरएसएस इस पोजीशन में है? क्या कोई नया चेहरा सामने आ सकता है और कोई ऐसा अध्यक्ष क्या सामने आ सकता है जिससे अमित शाह और नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें।
तीन खास मेहमानों को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मेरे साथ केपी मलिक जी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत दिनों बाद आज वो कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मलिक जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ रविंद्र धन्यवाद। शिरोन जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इलेक्शन कमीशन उन तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत आपका भी कार्यक्रम में। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जाना माना चेहरा सिद्धार्थ शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। और शुरुआत मलिक जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी। ऐसे वक्त में जब मोदी जी 8 दिन के विदेश दौरे पर हैं, आरएसएस जो है वो डेरा जमाने जा रही है दिल्ली में। आखिर क्या होने जा रहा है संघ बनाम मोदी के इस पूरी टसल में? आप क्या होता आगे देख रहे हैं? क्या अध्यक्ष के चुनाव में गुजरात लॉबी आपको जीतती हुई नजर आ रही है या आरएसएस भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए बुशरा जी, अगर आप प्रधानमंत्री जी आज अच्छी खासी लंबी यात्रा पर 8 दिन के लिए बाहर चले गए हैं, तो ये जताता है, और आरएसएस की मीटिंग परसों से दिल्ली में शुरू होने जा रही है, तो सीधा सीधा संकेत है कि आरएसएस ने सारी चीजें अपने तरीके से करनी शुरू कर दी हैं। और आप अगर देखेंगे जहां जहां अभी राज्यों में भी अध्यक्ष चुने गए हैं, उन पे छाप संघ की ज्यादा दिखाई दे रही है, ना कि मोदी या अमित शाह की। तो ये जताता है कि मोदी बैकफुट पे हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर आप पिछले 2 महीने 4 महीने से देखेंगे, मोदी के ऊपर जिस प्रकार से संगठन के अंदर से, आरएसएस के अंदर से, विदेश नीति के अंदर से, तमाम चीजों से जिस प्रकार का दबाव दिखाई दे रहा है, उससे जाहिर होता है कि कहीं न कहीं मोदी लॉबी, गुजरात लॉबी बहुत दबाव में है और हमें सरेंडर करती हुई दिखाई दे रही है। मेरा मानना यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कहीं न कहीं आरएसएस और संघ ने अपना निर्णय सुना दिया है। और हमारे सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि नाम वाम सब तय हो गए हैं, जिसके नाम तय होने थे सब फाइनल हो चुका है। हालांकि पत्ते तो बाद में ही खुलेंगे, लेकिन मोदी जी सरेंडर करके चले गए हैं, इसीलिए मोदी जी लंबे समय के लिए बाहर गए हैं। अब आरएसएस अपने तरीके से मीटिंग करेगा, मंथन करेगा, उसी के तहत उत्तर प्रदेश का भी अध्यक्ष बनना है, जो बड़े बड़े राज्य हैं वहां पे अध्यक्ष बनना है। मध्य प्रदेश का अध्यक्ष आपने बनी गया है। आपको मालूम है कि नरोत्तम मिश्रा को गुजरात लॉबी चाहती थी, लेकिन उनको ना बना के वहां पे एक सीनियर लीडर खंडेलवाल का नाम आया है, जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है। अगर इस प्रकार के लोग अध्यक्ष बन रहे हैं, तो ये सीधा सीधा संकेत है कि अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर संघ हावी है। आपको याद रखना चाहिए कि लोकसभा के चुनाव से पहले जिस प्रकार से जेपी नड्डा ने कहा था, अब तो हम बड़े हो गए हैं, वयस्क हो गए हैं, अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आरएसएस ने बता दिया है कि अब कितने भी बड़े हो जाए, बड़े हम ही रहेंगे, बाप बाप ही होता है। तो मुझे लगता है कि अब संघ जिस प्रकार से अपने निर्णय ले रहा है, उसने सीधा सीधा जता दिया है कि अभी रिमोट जो है उसी के हाथ में है, बिना उसके भारतीय जनता पार्टी नहीं चल सकती। दूसरा, हमें ये देखना होगा कि 27 जून को जो दत्तात्रेय हसबोले का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि संविधान में बदलाव की आवश्यकता है और संविधान में जो समाजवाद है उसको हटाने की आवश्यकता है। तो यानी कि आप मनुस्मृति लाना चाहते हैं, और मनुस्मृति के तरीके से अगर आप देश को चलाना चाहते हैं, तो उस प्रक्रिया में तो मोदी जी को भी जाना चाहिए, क्योंकि वो भी मेरे ख्याल से पिछड़े या दलित में ही आते हैं, स्वर्ण तो वो भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस तरह का तनाव और इस तरह की चीजें भी अंदर खलबली मचाए हुए हैं, चर्चा का विषय बने हुए हैं। अभी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कई लोगों को अभी विश्वास नहीं हो रहा है इस बदलाव को लेके, लेकिन जब होगा तब सबको दिखाई देगा। क्योंकि 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद हम लगातार देख रहे हैं कि गुजरात लॉबी जिस दबाव में है, और सबसे बड़ा झटका उनको उत्तर प्रदेश से मिला है। और आपने जिक्र भी किया यहाँ पे निशिकांत दुबे का। निशिकांत दुबे जैसे लोग, और जो हवाई छतरी लेके आए हैं, कई कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, वो बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन पुराने जो कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के वो चुपचाप बैठे हैं। उन्होंने भी कहीं ना कहीं संघ के ऊपर दबाव बनाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोग, 4 बार के जो सांसद हैं, 6 बार के जो सांसद हैं, 5 बार के सांसद हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं आरएसएस को, संघ प्रमुख को कहा है कि क्या हम पार्टी में दरें बिछाने के लिए ही हैं, और मंत्री बनने के लिए, तमाम कमान हाथ में लेने के लिए ये जो अम्ब्रेला लेके आए हैं, ये लोग काम करेंगे?
तो इससे कहीं न कहीं दबाव संघ के ऊपर भी है। संघ का जो दबाव है, उससे संघ मजबूती लेते हुए गुजरात लॉबी के ऊपर दबाव बना चुका है और सीधा-सीधा हमें दिखाई देता है कि अगर आप पिछले कुछ दिनों के बयान अमित शाह के देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, मोदी जी की देखें, तो साफ दबाव उनके ऊपर संघ का मुझे तो दिखाई देता है। जी। जी, ओके। तो संघ का दबाव साफ तौर पे दिखाई देता है और इस बीच नरेंद्र मोदी जो हैं वो विदेश की यात्रा पर निकल गए हैं और सवाल ये उठ रहा है फिर रविंद्र जी कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जो भी किया जा रहा है वो हमारे सामने है और ये बात विपक्ष लगातार कह रहा है। आप देखिए हरियाणा का, महाराष्ट्र का इलेक्शन हमने सब देखा और उसमें जो धांधलियाँ आई उस पर तो जवाब दिया नहीं गया। लेकिन और उस पर क्लैरिटी नहीं आई। इसमें एक तरह से बॉम्ब फोड़ दिया गया कि चोर दरवाजे से अब जो है वो एनआरसी लाने की कोशिश है और 1 महीने का वक्त सिर्फ दिया गया है। करोड़ों 8 करोड़ मतदाता हैं बिहार में। क्या इससे भी ये साफ नहीं लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी जो है वो अपने सबसे निचले स्तर पर है? यही वजह है कि जातिगत जनगणना के साथ वो जनगणना के साथ जातिगत जनगणना की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही जब ये सब कुछ चल रहा था, लगा इससे भी बात नहीं बन रही। मोदी जी वहां पर गए, उससे भी बात बनती हुई नजर नहीं आई। तो अब इलेक्शन कमीशन का सहारा लिया जा रहा है और इस सब में आरएसएस भी ये बताता हुआ नजर आ रहा है कि भाई आपकी पॉपुलैरिटी अब पूरी तरीके से अब बहुत ही निचले स्तर पर है। अब फैसले हम लेंगे, हो गया आपका अब 11 साल का बहुत। जी रविंद्र जी की आवाज खोले। आ रही है आपके पास। 8 करोड़ मत आप कह रही हैं 8 करोड़ मतदाता हैं, लेकिन रहेंगे कितने? चुनाव तक कितने बचेंगे? अब चुनाव आयोग का काम होता है कि आखिरी दिन तक भी अगर किसी का वोट बने। देखिए पिछले जो चुनाव आयोग थे उन्होंने कोशिश की थी कि आखिरी पखवाड़े तक भी अगर वोट बन सकता है किसी का और उसकी उम्र अगर 18 बरस की हो रही है तो भी उसको वोट डालने का अधिकार मिल जाए, ऐसा सिस्टम किया है। ये जो चुनाव आयोग है ये पूरी कोशिश कर रहा है कि जिन लोगों के वोट बने हैं उन लोगों को भी किसी न किसी तरीके से कोई कागजात की कमी दिखाते हुए वोट के अधिकार से दूर रखा जाए। अब देखिए शुरू में जो आदेश आया था कि सब लोगों को 8 करोड़ जो मतदाता हैं, 7 करोड़ 96 लाख, उन सबको कागजात देने थे। जिनका पहले यानी कि 2003 में वोट था उन लोगों को भी अपने पुराने वोटिंग कार्ड की पर्ची निकाल के, वोटिंग कार्ड की नहीं, वोटर लिस्ट की पर्ची निकाल के और उसमें अपना नाम नथी करना था फॉर्म के। चलिए वो तो विपक्ष के दबाव के बाद अब कदम पीछे हटा लिए चुनाव आयोग ने, लेकिन उसके बाद भी अब जो डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है वो डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसमें आपका आधार कार्ड और वोटिंग कार्ड की तो मान्यता है ही नहीं, मान्यता होगी पासपोर्ट की। अब पासपोर्ट बुशरा जी इस देश में 8 करोड़ लोगों के पास है, पूरे देश में। अब चलिए 10 करोड़ हो गया होगा, अब पूरे देश में 10 करोड़ लोगों के पास जो पासपोर्ट है, तो आप बताइए बिहार जैसे प्रदेश में कितने लोगों के पास होगा? और उनमें से भी क्या सब लोग वहां बैठे होंगे इस वक्त पे जो कि उनको इंतजार होगा कि चुनाव आयोग का आदेश आएगा और हम लोग तुरंत वोट बनवा के वोट डालने के लिए तैयार होंगे? सब बिहार ऐसा प्रदेश है जिसमें अधिकांश लोग जो है वो नौकरी पेशा करने के लिए पलायन कर गए और युवा लोग हैं, और जो बुजुर्ग महिलाएं या बुजुर्ग वहां पर पुरुष होंगे उनके कागजात कितने हैंडी होते हैं ये हम लोगों को भी पता है। तो इतना सब परेशानियां खड़ी कर दी है इलेक्शन कमीशन ने और उसके बाद ये चुनाव करवाया जाएगा। देखिए बिहार का चुनाव पिछली बार भी हमने देखा था कि बड़ा कड़ा मुकाबला, और केवल बिहार नहीं, आप देखिए इसके बाद जो चुनाव होंगे बंगाल और आसाम का, आसाम में केवल 1.5% का अंतर था कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और इतना ही अंतर और आसानी से बहुत जीत गई थी ममता बनर्जी की पार्टी पिछले चुनाव में। तो ये जो चुनाव बैक टू बैक अभी होने वाले हैं, इन चुनाव में बीजेपी की जीतने के लिए इलेक्शन कमीशन क्या भागीदारी कर सकता है, चुनाव आयोग उस पर पूरी कोशिश कर रहा है। और ज्ञानेश कुमार जिस तरह से कदम बढ़ा रहे हैं वो तो कई कदम आगे निकल गए हैं राजीव कुमार से। राजीव कुमार पर तो आरोप लगे थे चुनाव खत्म होने के बाद, वोटिंग के दौरान या इलेक्शन में जो काउंटिंग हुई थी उसके दौरान। ज्ञानेश कुमार तो वोटिंग से पहले ही चुनाव का फैसला कर देंगे। जिस तरीके से वो चल रहे हैं वो इस तरह से सिस्टम बना रहे हैं कि वोटिंग क्लियर हो जाएगी। मलिक साहब और हम लोग तो देहात से आते हैं, तो देहात में तो लोगों को पता है कौन वोट कहां जाने वाला है।
वहां तो आपको जानने की जरूरत नहीं, शहर की तरह लोग बाहर से पलायन करके नहीं आते, वहां पे तो 10-10 20-20 पीढ़ी से परिवार वहीं रहते हैं। सबको आप गली में किसी को भी लेके जाइए, सब बता देगा ये इसका वोटर है, ये उसका वोटर है। तो जहां जिसको पता है और वो तो नाम ढूंढेंगे। अब जिस आदमी के नाम के सामने बुशरा खानम लिखा है, भैया उस वोटर को कौन वोट डालने देगा? जिसके सामने यादव लिखा है वो वोट किसका है, ये बात तो कनाडा में और जर्मनी में बैठा आदमी बता देगा आपको। तो उसका इलेक्शन कमीशन को नहीं पता है कि किसको वोट डालने वाला है, और वो वोटर जो है उसको कितना आसानी से वोट ना डालने दिया जाए, उसके सारे रास्ते इलेक्शन कमीशन के पास हैं। तो ये अब वही किया जा रहा है, इलेक्शन का जो सिस्टम है उसको कैसे मलाइन किया गया है, और आम आदमी की जो पहुंच बननी चाहिए थी, उस आम आदमी की पहुंच को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इलेक्शन में सीधे तौर पर जो बेनिफिट मिले वो उसी सत्तारूढ़ पार्टी को मिले जो पिछले 10 साल से लगातार चुनाव के प्रबंधन का लाभ उठा रही है, और इलेक्शन कमीशन उसमें उसका साथ दे रहा है। तो ये हिंदुस्तान की लोकशाही के लिए लगातार गर्त में जाने के रास्ता है, और ज्ञानेश कुमार इलेक्शन को गर्त में ले जाने की पूरी मजबूती के साथ कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। अब इसका लाभ क्या जी होगा? देखिए, विपक्षी पार्टियों ने अपनी तरफ से कोशिश की। अभी कुछ रोज पहले एक डिनर की मैं बताता हूँ, एक लंच में हम लोग किसी एक नेता से मिले, नेताओं के घर पे लंच था, तो उसमें आरजेडी के एक नेता से मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि भाई स्थितियां तो हमारी बढ़िया हैं, हम लोग अच्छे से चुनाव लड़ेंगे, जीत भी सकते हैं, और हो सकता है हमारा एक दो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से गठबंधन हो जो हमारे वोट काट सकती हैं, लेकिन हम लोग जीतेंगे नहीं, हार जाएंगे इलेक्शन। मैंने कहा ये कैसे हो जाएगा? बोला हार इसलिए जाएंगे कि हमारी आंख के सामने इलेक्शन कमीशन गड़बड़ कर रहा है, और हम लोग चुपचाप बैठ के देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हम लोग तो केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, लेकिन इन दोनों चीजों से इलेक्शन कमीशन की सेहत पर असर ही नहीं पड़ता है। और इस तरीके से लोगों की बदलियां की जा रही हैं, इस तरह लोगों को अपनी मर्जी की जगह पर तैनात किया जा रहा है ताकि इलेक्शन में उसका सीधा लाभ ले लें। तो इस तरह की जब स्थितियां हों, पार्टियां, कौन सी पार्टी चुनाव जीतने की संभावना बन रही है और उसको हराने के लिए चुनाव आयोग एक पार्टी के तौर पर काम करे, तो आप बताइए फिर लोकशाही में तो बड़ी गड़बड़ होने की संभावना बढ़ी जाती है। और ये इलेक्शन कमीशन वो है, ये पहला ऐसा इलेक्शन कमीशन है जिसको कि 100% सरकार ने चुना है। वो जो कमेटी है वो सरकार की कमेटी है, उस सरकार की कमेटी में तो ओपोजिशन तो सुपर माइनॉरिटी है, उनका तो कोई से है ही नहीं, वो आए या ना आए। और देखिए ये वो कानून है जो कानून डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हम लोग कानून बनाएंगे ही नहीं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था हम तो इलेक्शन कमीशन के नियुक्ति का कानून ही नहीं बनाएंगे, अगली हुकूमतों को बनाने दो, और अगली हुकूमत ने ये कानून बनाया है। तो अब आप देखिए ये कानून जब बना दिया है और इतने ज्यादा गड़बड़ झाला इस इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में है, तो आप बताइए फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे संभव हो सकता है? और बार बार सवालों के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसके बाद जवाब नहीं दिया जा रहा। अब कल की घटना देख लीजिए, कल तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए गया इलेक्शन कमीशन के पास, तो मीडिया को वहां से 150 मीटर दूर धकेल दिया गया अशोक रोड पे। अब अशोक रोड पे आप सब लोग गए होंगे, वो इतना कंजस्टेड रोड है, उसके सामने मेट्रो स्टेशन है, और वहां से दूर धकेल दिया गया मीडिया को। अब मीडिया से क्या खतरा है भाई? इलेक्शन कमीशन ने पहले तो मीडिया के लोग इलेक्शन कमीशन के भीतर जाते थे, अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस सब होती थी। अब तो अंदर तो जाना छोड़िए, 200-200 मीटर तक भी मीडिया को अब जाने नहीं दिया जा रहा। तो ऐसा क्या है जो इलेक्शन कमीशन छिपा रहा है? ये बात इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट करने की जरूरत है कि भाई अब इस देश में चुनाव होंगे, उसमें कहीं कोई फेयरनेस का छोटा मोटा आयोटा भी बचेगा कि नहीं बचेगा, या फिर सबके सामने इस तरह से इलेक्शन होगा, सब लोग देखते रहेंगे और उसमें पूरी गड़बड़ी होने के बावजूद भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब हरियाणा में देखिए, हरियाणा में इलेक्शन आपने जिक्र किया, 90 विधानसभा सीटें हैं, 90 में से कम 36 लोग, 36 लोग जो है जो विधायक बने हैं उनके खिलाफ 36 पिटीशन पेंडिंग, वो भी इलेक्शन पिटीशन। उसके अलावा जो रिट पिटीशन है वो अलग। तो ऐसा इलेक्शन जब हो जाए जिसमें 40-40, 45-45 या 45% लोग जिस इलेक्शन में असंतुष्ट हों, उस इलेक्शन को करा के चुनाव आयोग क्या साबित करना चाहता है? और अगर बीजेपी को ही वापसी में सत्ता देनी है तो उसके लिए तो जो रास्ता अख्तियार करना है वो कर सकते हैं। इलेक्शन का कम से कम ढकोसला तो ना करें, लोगों का भरोसा लोकशाही में तो बना रहने दें। जी
जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और यही सवाल उठ भी रहा है कि किस तरह से जनतंत्र में जनादेश की जो है वो लूट हो रही है। ये साफ तौर पर दिख रहा है और हर चुनाव में हमने देख लिया और अब नए तरीके से बिहार में इसकी पूरी प्लानिंग की जा रही है। बिहार एक ऐसा राज्य देखिए जहाँ पर सीमांचल की अगर हम बात करते हैं, वहाँ बाढ़ अगर आ जाए तो वहाँ जो झुग्गी-झोपड़ियों में लोग रहते हैं, क्या उनके पास उनके कोई भी डॉक्यूमेंट्स रहते होंगे? जो एक तरह का इतना गरीब प्रदेश है, वहाँ पर लोग शिक्षा वहाँ पर कितनी है? क्या उनके पास उनके 10th के या इस तरह के कोई सर्टिफिकेट उनके पास होंगे? उनके पास जन्म की डेट ऑफ बर्थ के लिए उनके पास क्या प्रमाण पत्र उनके पास होंगे? ये तमाम चीजें हैं, इससे साफ तौर पर लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया को इतना जटिल, इतना मुश्किल बना दिया जाए कि करोड़ों मतदाता अपने आप से ही इस सूची से गायब हो जाए और वो खेल किया जाए जिससे बीजेपी को सीधे तौर पर फायदा हो। ये तमाम बातें विपक्ष खुद कहता हुआ नजर आ रहा है। सिद्धार्थ जी, आप इसमें क्या देख रहे हैं? और सबसे पहले बात अगर हम नरेंद्र मोदी की भी कर लेते हैं तो आप ये देखिए कि जिस पाकिस्तान को मजा चखाने के लिए लगातार ये कहा गया कि भाई मोदी जी जब तक हैं तो पाकिस्तान देखिए कटोरा लेकर ये घूम रहा है, इस तरह की तमाम चीजें कही जाती रही। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि एक भी देश हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, इजराइल को या एक दो देशों को और हम छोड़ दें, लेकिन पाकिस्तान के साथ कौन कौन से देश खड़े रहे। और अब आप ये देखिए कि जो आतंकवाद का जन्नी है, यूएनएससी का वो अध्यक्ष बन जाता है, 192 में से 183 वोट जो है उसको मिलते हैं और हम जो है वो ऐसे ही मूक दर्शक बने हुए बैठे हैं। मोदी जी फिर से विदेश यात्रा पर निकल गए हैं और अब तक की सबसे लंबी विदेश यात्रा पर निकल गए, उससे क्या हासिल हो रहा है ये किसी को पता नहीं है। तो सवाल ही उठ रहा है सिद्धार्थ जी कि इतनी पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे गिर रहा है, विदेश नीति फेल हो रही है, आरएसएस भी अब ये बताता हुआ नजर आ रहा है कि अब हो गया बहुत, हम फैसला लेंगे, और उस सब में चुनाव आयोग का एक खेल। इस पूरे खेल को आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी में भी कोई हमें बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल सकता है? और ये जो सब खेल हो रहा है उससे भी ये पता चल रहा है कि मोदी जी का करिश्मा जो है वो पूरी तरीके से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए अलग अलग तरह के हथकंडे जो है वो अपनाए जा रहे हैं। जी, मलिक साहब ने और शवरन जी ने बहुत अच्छे से समझा दिया है कि विषय क्या है, कहाँ ये जा रहा है। एक हिंदुस्तानी के नाते मेरे ख्याल से डीबी लाइव के दर्शकों को ये डेटा सुन के अच्छा लगेगा कि भारत के प्रधान जी 75 देशों में आज तक घूम के आ गए हैं। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने भारत के प्रधान जी ने सर्वदलीय बैठक भेजी और 33 देशों में, तो दोनों मिला के एक शुभ संख्या 108 देश में भारत के प्रधान जी और भारत का प्रतिनिधि मंडल घूम के आ गया, ये बताने के लिए कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। और कल जब इस चीज का संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के चेयरमैन का चुनाव हुआ तो उसमें केवल 11 देश भारत का समर्थन करके पाकिस्तान का विरोध किए और बाकी सारे देशों ने। इसका मतलब आप जो 108 देशों में गए उसमें से 97 में आपका जाना, उसका असर सिफर रहा, मतलब जीरो रहा। ये तो है इनकी विदेश नीति। तो खैर विदेश नीति के बारे में ज्यादा बोलने से कोई मतलब नहीं है, तो अपने आप में स्वयं जो चीज स्वयं प्रमाणित है उसको बताना क्या। ऐसे बिहार में चुनाव आ रहा है और मूलतः मैं भी बिहार का हूँ, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के क्षेत्र से आता हूँ। तो बिहार का चुनाव होता है, बिहार में कुछ होता है तो थोड़ा सा मन में थोड़ी सी उत्सुकता रहती है। तो एक कहावत है बुशरा जी कि पूत के पांव ना पालने में ही नजर आ जाते हैं। तो जो भाजपा खुद के अपने एक अध्यक्ष का चुनाव नहीं करवा सकती, वो पूरे भारत देश में या पूरे बिहार जैसे क्षेत्र में ढंग से चुनाव कैसे करवा देगी, इसी में मालूम पड़ जाता है। उसका एक मूल कारण है, एक सैद्धांतिक एक सिद्धांत है। एक सिद्धांत यह है कि कोई भी संगठन कभी भी न्याय प्रधान नहीं होता, संगठन हमेशा ही अपनत्व प्रधान होता है। और दूसरी तरफ जो समाज नाम की इकाई है, कोई भी समाज कभी भी अपनत्व प्रधान नहीं होता, समाज हमेशा न्याय प्रधान ही होता है। और भाजपा को अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा संगठन कहने में गर्व महसूस होता है। तो जो संगठन ही है वहां पर केवल अपनत्व आएगा, न्याय नहीं आएगा। क्योंकि भाजपा को अगर ये लगता है या किसी भी दर्शक को ये लगता है कि चुनाव ही लोकतंत्र है, तो नॉर्थ कोरिया में भी चुनाव होता है, तो इसका क्या मतलब है कि नॉर्थ कोरिया लोकतंत्र हो गया क्या? चुनाव का मतलब लोकतंत्र नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है पारदर्शिता, लोकतंत्र का मतलब होता है संवाद, लोकतंत्र का मतलब होता है सवाल जवाब। लोकतंत्र का मतलब न्याय हो, लोकतंत्र में ना न्याय होना भी होता है
और होते हुए दिखना भी होता है। अंग्रेजी में उसे कहा जाता है जस्टिस शुड नॉट जस्ट बी डन, इट शुड सीम टू बी डन। इसका एक उदाहरण है 2003 के आसपास एक एस वेंकट राघवन करके थे, दुनिया के सबसे अच्छे क्रिकेट एम्पायर थे। तो उनको पूछा गया कि आप तो दुनिया के सबसे अच्छे क्रिकेट एम्पायर हैं, आपका तो आपका तो बोले ना, मेरा एक ही एक मलाल है कि मैं विश्व कप क्रिकेट के फाइनल का अंपायर बनने की मेरी इच्छा थी, लेकिन हुआ ये कि जिस दिन वो विश्व कप फाइनल हुआ उसमें भारत आ गया, तो क्योंकि भारत आ गया और मैं भारतीय हूं तो मैं उसमें अंपायर नहीं बन सका। कहने का मतलब यह है कि अंपायर को इसीलिए इसके मुंशी प्रेमचंद जी का एक बहुत अच्छा उपन्यास है पंच परमेश्वर, वो पढ़ लेना चाहिए। जो पंच होता है ना, उसे केवल न्याय करना नहीं चाहिए, न्याय करते हुए दिखना भी चाहिए। अब हुआ ये कि जिस तरह से शेवरन साहब ने और मलिक साहब ने कहा, 2024 के चुनाव ने भाजपा को यह एहसास दिला दिया कि 150 करोड़ भारतीयों में केवल 115 करोड़ भारतीयों में 115 करोड़ भारतीय भाजपा को वोट नहीं डालते हैं। भारत की जनसंख्या में 150 करोड़ लोगों में से 115 करोड़ लोग भाजपा को वोट नहीं डालते हैं, भाजपा का समर्थन नहीं है। इसीलिए भाजपा अब समझ गई है, इंग्लिश में जिसे कहते हैं ना जेरीमैंडरिंग, जेरीमैंडरिंग पे उतर आई है। जेरीमैंडरिंग का मतलब होता है चुनावी क्षेत्र में धांधली करने की कोशिश करना। इन्होंने ये हरियाणा में भी किया, इन्होंने ये महाराष्ट्र में भी किया, और आश्चर्य तो तब मुझे हुआ जब फरवरी में नई दिल्ली की विधानसभा में 40,000 वोटर घट गए। सोचिए, भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, भारत में हर चीज बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, आपका अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, सब चीज बढ़ रही है, लेकिन नई दिल्ली में वोटर 40,000 घट रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भाजपा को समझ में आ गया है कि वो ये चुनाव अब अगर न्यायोक्त चुनाव होगा, पारदर्शिता से चुनाव होगा, तो 2024 ने ही उनको एहसास दिला दिया कि वो नहीं जीत सकते। इसीलिए इसको येन केन प्रकारेण, जिसे कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद करके किसी तरह चुनाव जीत जाओ और कहो कि देखो भाई चुनाव हो गया ना, इसीलिए हम लोकतंत्र हैं। क्योंकि कोई उनको ये पूछेगा नहीं कि चुनाव तो नॉर्थ कोरिया में भी होता है, नॉर्थ कोरिया में चुनाव होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्थ कोरिया लोकतंत्र है। लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि भारत की 115 करोड़ लोगों की जनता भाजपा को वोट नहीं डालती है, भाजपा का समर्थन नहीं करती है, इसीलिए अगर जनता के रूप में, विपक्ष के रूप में इस आवाज को बार बार बुलंद किया जाए, अलग अलग मंचों पर बुलंद किया जाए, चाहे वो चुनाव आयोग में किसी तरह का प्रतिवेदन देना हो, चाहे सड़क पे किसी तरह का धरना प्रदर्शन करना हो, चाहे आपके जैसे चैनलों में इसकी चर्चा हो रही हो, अलग अलग तरह से जब दबाव आएगा तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत, क्या कहते हैं, अंपायर के ऊपर अब दबाव ही लाना पड़ेगा। अंपायर अगर गलत निर्णय दे रहा है तो जो स्टेडियम में लोग बैठे हैं वो अंपायर के ऊपर दबाव लाना पड़ेगा कि भैया तो इस तरह का डिसीजन नहीं दे सकता है। तो मेरे ख्याल से दबाव लाना पड़ेगा। बाकी ये बिल्कुल अब स्पष्ट है कि 2024 के चुनाव ने यह बता दिया कि भाजपा की लोकप्रियता बहुत तेजी से गिर रही है, और जो रही कहीं रही सही थोड़ी बहुत जो भी बचा हुआ था, वो जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के समय 10 तारीख को 10:30 बजे कर्नल सोफिया कुरैशी ने कह दिया कि हमने पाकिस्तान पे इतनी बमबारी की है कि अखंड भारत और पीओके दोनों भारतीय सेना की मुट्ठी में है। जो चीज आपकी भारतीय सेना की मुट्ठी में थी, जो भाजपा जीवन भर ये कहती आई है कि हम अखंड भारत बनाएंगे और पीओके वापस लेंगे, जिस समय सेना ने उसको अपने कब्जे में ले लिया था मुट्ठी में, उस समय अगर शाम में 5:30 बजे ट्रंप साहब के या किसी दूसरे 7 समुंदर पार किसी जोकर के कहने पे इन्होंने सीज फायर मान लिया, तो उसी दिन इनका सैद्धांतिक रूप से भी इनके खुद का जो समर्थक वर्ग है वो भी इनसे नाराज हो गया। तो भाजपा को पता है कि चुनाव जीतना उसके लिए मुश्किल है, इसीलिए इंग्लिश में जिसे कहते हैं ना जेरीमैंडरिंग, चुनाव क्षेत्र के धांधली करने पर ये उतर आए हैं। बुशरा जी जी बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और ये साफ तौर पर दिख भी रहा है, और वो एक नर्वसनेस जो है वो पूरी बॉडी लैंग्वेज में आपको नजर आती है, मोदी जी के बॉडी लैंग्वेज में आपको नजर आती है, वो साफ तौर पर दिख रहा है। इसीलिए आप ये देखिए, खैर सवालों से तो पूरे 11-11.5 सालों में हमेशा से ही बचते रहे, और अगर वो पार्लियामेंट में भी आते हैं तो सिर्फ वो इसलिए आते हैं कि नेहरू और गांधी को, इंदिरा गांधी को, गांधी परिवार को, इन सबको वो आईना दिखा सके या हर चीज की जिम्मेदारी उनके ऊपर थोप सके और बता सके कि कितनी गलतियां की गई हैं इन 70 सालों में, और देश के वारे न्यारे हो गए जब मोदी जी सत्ता में आए, और हमने देख लिया कि देश के कैसे वारे न्यारे हुए हैं। महाराष्ट्र की वो रिपोर्ट भी देख ली होगी कि कैसे कितने बड़े पैमाने पर जो किसान हैं उन्होंने सुसाइड की है, और बातें आप देखिए कि कितनी बड़ी बड़ी जो है मोदी जी की तरफ से की जाती हैं। क्या ये सब
मलिक जी, क्या ये सब आरएसएस भी जाहिर सी बात है देख रहा है, आंक रहा है? उसका तो वैसे भी ये शताब्दी वर्ष है और उसका जो सपना है वो कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सिर्फ भगवा लहराए, और वो अब तो बात वो जो कहते रहे थे, विपक्ष कह रहा था संविधान बदलने की, वो खुले तौर पर कह रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही है समाजवाद को इससे हटाने की। तो क्या आपको लग रहा है कि अंदर खाने अब आरएसएस में भी पूरी एक तरह की चर्निंग चल रही है कि मोदी का ग्राफ गिर रहा है, तो अब एक नए चेहरे को धीरे धीरे करके सामने लाकर एक तरह से लॉन्च किया जाए या रिप्लेस किया जाए? समझना होगा कि जिस प्रकार से मोदी जी की लोकप्रियता कम नहीं हो रही, समाप्त हो रही है, तो उससे कहीं ना कहीं चिंतित भी है संघ। संघ ये नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाए। संघ ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कम से कम अपना 2029 तक का कार्यकाल पूरा करे और उसमें जो जो एजेंडे इनके बचे हुए हैं वो लागू हो जाने चाहिए। लेकिन आज जिस प्रकार से मोदी जी के ऊपर चारों तरफा दबाव है, उससे कहीं ना कहीं चिंतित आरएसएस है। वो थोड़ा सा बदलाव करके थोड़ा सा उस देखिए, इसमें एक छोटा सा उदाहरण है हमारे गांव में, क्योंकि सिद्धार्थ जी भी बिहार से बिलोंग करते हैं और शिवराज साहब तो जानते ही हैं कि हमारा बच्चा अगर कोई गलती ऐसी कर देता है तो घर वाले उसको 2 जूते लगाते हैं, पहले ही कह देते हैं, उनके सामने खूब डांटते हैं। तो अगर कोई उल्हाना देने हमारे यहाँ आता है तो अब क्या है कि मोदी जी को थोड़ा सा डांट दें, मोदी जी के कंधे पे रख के सारी चीजें बुराइयां भलाइयां करके और उनकी तिलांजलि दे दें, उनको शहीद का दर्जा दे दें, बलिदान कर दें और अपने हाथ में कमान लेके एक नया पपिट पिटा दें और फिर एजेंडा संघ का चलता रहे कई साल तक। ये तो इनकी योजना है। दूसरी बात यह है कि अब आपको देखना होगा कि करना क्या है। एक बात से तो मैं यहाँ सहमत नहीं हूँ सोरान साहब की, कि जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग राजीव कुमार को भी पीछे ज्ञानेश जी छोड़ देंगे। कोशिश छोड़ने की जरूर करेंगे पर छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि 2 राज्य ऐसे हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश, जहां पे हर एक रिक्शा वाला हो, चाय वाला हो, तांगे वाला हो, वो बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ होता है। हर लोग वहां पे राजनीतिज्ञ हैं और हर चीज में राजनीति देखते हैं और करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में सरकार बनाने में कामयाब हो गई है, भले ही वो शाम दाम दंड भेद के तरीके से हुई हो, लेकिन बिहार में किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुझे बनती हुई नहीं दिख रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी कोई भी हथकंडा वहां अपनाने की कोशिश करे। क्योंकि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, इससे इन लोगों ने मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में सरकार बनाना मुश्किल है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जैसे कि 2024 के बारे में अभी सिद्धार्थ जी ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से इनका नुकसान हुआ है और लोग इनसे खफा हैं, तो ये समझ गए। और उसके बाद जितने विधानसभा के चुनाव हुए सब में एक ही फॉर्मूला इनका चला है कि हर कॉन्स्टिट्युएंसी में 15,000, 20,000, 30,000 वोट कटवाए जाएं जो इनके विरुद्ध जाते हैं। और एक विधानसभा की कॉन्स्टिट्युएंसी में 30-40 हजार वोट का जो एक आंकड़ा होता है, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, वो तस्वीर को पलट देता है। क्योंकि वहां पे एक विधायक की जीत करने के लिए 10,000, 5,000, 3,000, 2,000 का मामला मोटा मोटी रहता है। अगर कहीं आपने 20,000, 25,000 वोट प्रभावित कर दिए तो पूरा आंकड़ा बदल जाता है और ये चीज बहुत ज्यादा देर चलेगी नहीं। इसका खुलासा आपने हरियाणा में भी देखा, इस चीज का खुलासा आज तक हो रहा है, महाराष्ट्र में सबके सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन माने ना माने, जनता तो मान चुकी है। और अभी हैरानी की बात देखिए कि मोदी की शक्ति कमजोर हो रही है, गुजरात लोबी का डंडा कमजोर पड़ रहा है, तभी तो हरियाणा में इतनी हिम्मत आई है शौरान साहब के एरिया में कि वो डिनर डिप्लोमेसी शुरू हो गई है। अगर 12 विधायक एक मंत्री के घर पे डिनर कर रहे हैं तो उनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि वो डिनर करें और डिस्कस करें। क्या किसी की शादी ब्याह प्लान करने गए थे या जन्मदिन था वहां? देखिए, ये सियासत है और सियासत में लोग अपना नफा नुकसान देखते हैं। तो इसीलिए मैं एक चीज यहाँ बहुत जिम्मेदारी और निश्चित तौर पे आपको कह सकता हूं कि विपक्षी लोग हों चाहे दूसरे सियासी दल हों, वो कुछ नहीं उखाड़ पाए भारतीय जनता पार्टी और गुजरात लोबी का। जब भी उखड़ेगा अंदर से उखड़ेगा। जब तक कोई घर का भेदी लंका को ढाएगा, ये आप देखेंगे बहुत जल्दी, और धीरे धीरे आपके सामने चीजें आनी शुरू होंगी।
आपने बीच में नाम लिया था एक माननीय सांसद का जो झारखंड से आते हैं, आजकल बहुत वक्तव्य दे रहे हैं वो। उनके अलावा कोई और भी सुना है क्या वक्तव्य देते हुए? उनके पास है क्या? उनका तो वैसे ही अगर एक मोदी जी या गुजरात लोबी धराशायी होती है तो इस तरह के हीरे तो अचानक गायब हो जाएंगे, ये तो धराशायी खुद ब खुद हो जाएंगे। ऐसे कितने लोग हैं जो खुद ब खुद धराशायी होंगे? उनमें तो कई केंद्रीय मंत्री भी हैं जो आज पहली रो में खड़े हुए हैं। कितना विरोध उनका भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रहा है, इसका हमें एहसास इसलिए नहीं हो पाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक चीज में भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं है। एक तो खबरें बाहर नहीं आती हैं और एक इतना डर का माहौल बाहर बना दिया है कि कोई भी छापते बोलते लिखते डरने लगा है। लेकिन अब वो डर निकाल देना चाहिए, चीजों को खुल के बोलना चाहिए। मुझे लगता है अब समय आ गया है और कुछ दिनों में वो चीजें आपको भी दिखने लगेंगी। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही समझ जाएंगे कि गुजरात लोबी धराशायी हो चुकी है और सदमे एजेंडा अपने हाथ में ले लिया है। जैसे ये चीजें आपको दिखाई देंगी, इसका असर आप बिहार चुनाव पे भी देखेंगे और इसका असर आप उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव पे भी देखेंगे और बंगाल पे भी आप देखेंगे। और एक जगह जैसे होगा आप तुरंत बदलाव देखेंगे। आपको तेलंगाना की घटना को भी याद रखना चाहिए। क्या एक विधायक की इतनी हिम्मत हो गई कि वो इस्तीफा अमित शाह के मुंह पे मार रहा है और तुरंत वो इस्तीफा दे देता है पार्टी से? तो अगर ये इतनी हिम्मत आ रही है तो कहां से आ रही है, क्यों आ रही है, हमें इस पे भी विचार करना होगा। जी जी, बिल्कुल। ज़ाहिर सी बात है ये विचार ज़रूर करना होगा। जो चीज़ें पहले इम्पॉसिबल लगा करती थी अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सामने, और वो चीज़ें अगर बदलती हुई होती हुई नज़र आ रही हैं, पार्टी में अगर कुछ चेहरे इस तरह से मुँह उठाकर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो आप देखिए किसी की कोई हैसियत ही नहीं है, 2 ही लोग हैं, 2 ही लोगों की पार्टी है, वही रन करते हैं, वही सरकार चला रहे हैं, वही सब कुछ है। तो ज़रूर अंदर खाने कुछ न कुछ बड़ा तो हो रहा है, ये साफ तौर पर दिख रहा है, लेकिन वो सामने निकल कर कब आता है इसका इंतजार जरूर करना होगा। और ये सवाल तो जरूर है कि ऐसे वक्त में आरएसएस जो है वो दिल्ली में मीटिंग क्यों कर रहे हैं, मोहन भागवत ऐसे वक्त में क्यों कर रहे हैं जब नरेंद्र मोदी दिल्ली में नहीं है? ये सवाल जो है वो लगातार उठाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल फिर रविंद्र जी, सवाल ये उठ रहा है कि बिहार की स्थिति और उसके बाद पश्चिम बंगाल की स्थिति किस तरह से आप इसको अब आगे बढ़ता हुआ आप ये देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि विपक्ष के आगे क्या चुनाव आयोग हथियार डालेगा? क्या आपको लग रहा है कि या जिस तरह से इलेक्शन कमीशन से मिला जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, इज दिस इनफ? या आपको लगता है जब तक कोई बड़ा आंदोलन नहीं होगा, जब तक गिरफ्तारियां नहीं होंगी, सड़कों पर आप नहीं आएंगे, चुनाव आयोग इसी तरीके से अपनी मनमानी करता रहेगा? ये मजाक ही कह सकते हैं कि आप 1 महीने में वो काम आप करने जा रहे हैं जो आसाम में 6 साल में किया गया और उसका भी हश्र क्या हुआ, वो सब हमने देखा है। और यहाँ पर आप एकदम से आनन फानन में उठते हैं जैसे नींद से जाग रहे हैं, और आप एकदम से एक फॉर्मूला जो है वो सामने रख देते हैं, जबकि इसी बिहार में जनवरी में रिवीजन हो चुका है, तब आपको ख्याल नहीं आया और अब आप अचानक से इलेक्शन से एन पहले ये कर रहे हैं। यानी कि यही आप बंगाल में करेंगे, ऐसे जहां जहां जिन जिन राज्यों में चुनाव है सब जगह किया जाएगा, और ये तो कहा भी है उन्होंने। आवाज खोलें आप शिरोन जी की। जी, ये बात बिल्कुल ठीक है बुशरा जी, असली टारगेट तो बंगाल ही है, क्योंकि बंगाल तो बीजेपी के लिए एक इतनी बड़ी चुनौती बन गया है जिसको बार बार कोशिश करने के बावजूद भी बीजेपी जीत नहीं पा रही, और उसके जीतने की संभावनाएं भी बीजेपी को लगता नहीं है कि बहुत अच्छी हैं, क्योंकि वहां पर जिस तरह का माहौल है और जो काम ममता बनर्जी ने जो पॉलिटिक्स की है वो उसी एग्रेशन के साथ की है जिसको आमतौर पर बीजेपी करती है, और बीजेपी अपने कुछ कोई बड़े नेताओं को वहां पर पैदा नहीं कर पाई इतने साल के बाद। जहां तक बात है बिहार की, बिहार में ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, लोगों की नब्ज को टटोलने की कोशिश की जा रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज कितना इसका विरोध कर सकती हैं। लेकिन एक बात सही है, विरोध पॉलिटिकल पार्टीज जम के कर रही हैं और उसका असर दिखा है, क्योंकि देखिए अब पहले के मुकाबले में काफी जागरूकता आई है, और बार बार जो इलेक्शन कमीशन ने खेल किया है, हरियाणा और महाराष्ट्र उसके जीते जागते एग्जाम्पल हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो लोकसभा चुनाव था उस चुनाव में भी आप याद कीजिए बुशरा जी, पहले और दूसरे जो मतदान के चरण थे उनके तो वोटिंग परसेंटेज भी बताने में 10-10, 15-15 दिन ले लिए। इतने दिनों तक उन्होंने जाके वोटिंग परसेंटेज के बारे में जानकारी ली। तो इलेक्शन कमीशन लंबे समय से इस तरह के काम कर रहा है, और अब
ये बात बिल्कुल सही है, तय हो गई है कि जब तक इलेक्शन कमीशन पर लगाम नहीं लगाई जाएगी और चुनाव आयोग जब तक इस तरह की हरकतें नहीं छोड़ेगा, तब तक किसी फ्री एंड फेयर इलेक्शन की संभावना नहीं है। और विपक्ष केवल चुनाव लड़ने भर के लिए तो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उसके पक्ष में कोई नतीजा जाता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्शन जो थे, लोकसभा का चुनाव में भी जो नतीजे आए वो भी अप्रत्याशित थे, लोगों को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था। और ये बातें क्योंकि शुरू में लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको उतनी मजबूती से नहीं उठाया कि पहले और दूसरे चरण के मतदान का जो फीसदी है, प्रतिशत है, वो क्यों नहीं डिक्लेयर किया गया और इतने दिनों के बाद क्यों किया गया, और डिक्लेयर किया गया तो अभी परसेंट क्यों किया गया, नंबर क्यों डिक्लेयर नहीं किया गया। और उसके बाद जब हरियाणा में देखा और महाराष्ट्र में, तो ये बात बिल्कुल कंफर्म हो गई है कि पूरा इलेक्शन जो है वो एक प्रोसीजर से लेके और मतगणना तक पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कैप्चर किया है, और उसको अपने हिसाब से वोटों का जोड़ना, अपने हिसाब से वोटों का घटाना और अपने हिसाब से जी। वोट को कहां से उठा के कहां जोड़ना है, ये तमाम चीजें लोगों ने देख ली हैं। और वही बिहार में होने की पूरी संभावना है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अब खासतौर पर ऑपोजिशन जो है उसको इस बात का एहसास हो गया कि अगर लड़ना है तो ये जो राहुल गांधी ने बात बोली थी कि इंडियन स्टेट के खिलाफ, तो ये जो स्टेट है, इलेक्शन कमीशन भी उसी का हिस्सा है और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी उसी मजबूती से लड़ना पड़ेगा जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरी राजनीतिक दल के खिलाफ लड़ता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उन सवालों के भी जवाब देने की कोशिश करता है जो बीजेपी से पूछे जाते हैं, और उन सवालों पर खामोश रहता है जो चुनाव आयोग से पूछे जाते हैं। और इलेक्शन कमीशन इतना ज्यादा बायस आज के पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ। लगातार इलेक्शन कमीशन इस बात को प्रूव कर रहा है कि वो लोग कितना नीचे गिर सकते हैं या कितना खराब प्रदर्शन वो लोग कर सकते हैं। कहीं ट्रांसपेरेंसी की बात जो है वो नहीं दिख रही। वोटिंग की जो लंबी लंबी कतारें लग गए हैं, लोगों को कितना भरोसा होता है इलेक्शन में, वो पूरा का पूरा इलेक्शन का सिस्टम शैम है। और उस इलेक्शन में अब लोगों को केवल यही भरोसा रह गया है कि इलेक्शन में जो पार्टिसिपेशन कर रही हैं ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, वो अगर मजबूती से इलेक्शन कमीशन का मुखालफत करती हैं, इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाने की कोशिश करती हैं, तो कुछ थोड़ी बहुत संभावना उसमें बन सकती है। नहीं तो धीरे धीरे लोगों का भरोसा इस पर कम होता जा रहा है। जी बुशरा जी। बिल्कुल, वो साफ दिख भी रहा है पॉपुलैरिटी। और आप ये देखें कि अगर आप कमेंट बॉक्स भी देखें, अभी भी जो लाइव लोग सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, वो साफ तौर पर हमेशा वो यही कहते हुए नजर आते हैं कि जब तक चुनाव ईवीएम से होता रहेगा, जब तक इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का गठजोड़ इसी तरह से होता रहेगा, तब तक वो नतीजे सामने नहीं निकल कर आएंगे जो दरअसल जनता चाहती है। पार्टियां क्या चाहती हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जनता क्या चाहती है उससे वाकई में हम सबको सरोकार होना चाहिए कि क्या हम जिसको वोट कर रहे हैं, क्या उस पार्टी को, उसको वोट मिल रहा है, उस कैंडिडेट को वोट मिल रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है और यही अब 2024 से लेकर अब तक ये सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है। और अगर इसी पर ही सवाल खड़ा हो जाए तो आप ये सोचिए कि पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस है, अगर इसी को लेकर सवाल खड़ा हो जाए तो सारे इलेक्शन ही फिर बेईमानी हो जाते हैं। ये भी सवाल है। अभी सिद्धार्थ जी, संक्षेप में आपसे मैं जानना चाह रही हूँ कि आपको क्या लगता है विपक्ष की अब स्ट्रैटेजी यहां से क्या होनी चाहिए? क्योंकि आप सवाल उठा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर कोई बड़ा बदलाव ना देखने के लिए मिले, सिर्फ चुनाव आयोग आपको बुला ले आपके सवालों के जवाब देने के लिए, या फिर आपको एक पोथा पकड़ा दे कि ये लीजिए आपके सवालों का जवाब, और उसके अलावा और कुछ नहीं, तो फिर विपक्ष को अपनी स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव करना चाहिए? मेरे ख्याल से उसको स्ट्रेटेजी में कुछ नहीं बदलाव करना चाहिए, लेकिन ध्यान में रखना चाहिए कि देश में जनता सर्वोपरि होती है। आपको जन जागरण में कहीं पर भी कोई कोताही नहीं करनी चाहिए, जन जागरण में कोई कमी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि भाजपा का पूरा इकोसिस्टम, क्योंकि अपनत्व प्रधान इकाई है, इसीलिए वो कहीं पर भी न्याय होने नहीं देगी। कहीं पर भी न्याय का कोई काम होगा तो वो उसको रोकेगी, क्योंकि भाजपा न्याय प्रधान इकाई नहीं है, वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम अपनत्व प्रधान इकाई है। तो और ये अपनत्व प्रधान अगर संगठन है तो कोई भी संगठन हमेशा सत्ता संघर्ष में लगा रहता है। उसका एकमात्र जीवन का उद्देश्य होता है, अस्तित्व का उद्देश्य होता है किसी तरह से सत्ता प्राप्ति। अंतर बस इतना ही है कि सत्ता के आने के बाद वो सत्ता का उपयोग जनता की सेवा के लिए करे या जनता को सजा देने के लिए। अगर आप जनता को नागरिक मानते हैं तो आप सेवा देंगे, अगर आप जनता को प्रजा मानते हैं तो आप जनता को सजा देंगे। अगर आप जनता को नागरिक मानते हैं तब तो आप सेवा देंगे, अगर आप जनता को प्रजा मानते हैं तो आप सेवा देने के बदले सजा देंगे।
और भाजपा किसी भी हालत में, भाजपा का पूरा इकोसिस्टम जनता को नागरिक नहीं मानती है, वो प्रजा मानती है। इसीलिए दिल्ली में झुग्गियों पर बुलडोजर चलाती है, इसीलिए 10 साल की गाड़ी को स्क्रैप करवा देती है। ये पीके पिक्चर की तरह डर का बिजनेस चलाती है, क्योंकि ये इस तरह से एक डर का बिजनेस चलाती है। इसीलिए इस डर से निकालने के लिए विपक्ष के पास एकमात्र कई सारे औजार हैं। जैसे मैंने कहा, उनको चुनाव आयोग में प्रतिवेदन भी देना पड़ेगा, हो सकता है न्यायपालिका के सामने जाना भी पड़ेगा। हमें पता है भारत का चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। अगर निष्पक्ष रहता तो पिछले साल लोकसभा चुनाव से एन पहले सुप्रीम कोर्ट क्यों कहता कि आप जो चुनाव आयोग में जो सिंबल लोडिंग यूनिट है, जिसका मदरबोर्ड आप 2 दिन में बदल देते हैं, वो आप नहीं बदल सकते, उसको आपको 45 दिन तक रखना पड़ेगा। इसका मतलब चुनाव आयोग का जो भी व्यवस्था थी उसमें कोई ना कोई खोट थी, इसीलिए तो चुनाव आयोग, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो मेरे ख्याल से न्यायपालिका का भी दरवाजा खटखटाना चाहिए, चुनाव आयोग के सामने भी जाके प्रतिवेदन देना चाहिए, सड़क से लेके संसद तक आपको लड़ना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, जन जागरण करना चाहिए। कहीं पर भी क्योंकि कुछ भी हो जाए, भाजपा भले नाम के लिए ही सही, कम से कम चुनाव तो हो रहा है। वोटिंग के दिन लोग सड़क मतलब घर से निकल के पोलिंग बूथ तक तो आएंगे। तो जब वो आ रहे हैं तो आपको जनता के अंदर इतना जन जागरण कर देना है कि वो लाख इसमें, जिसे कहते हैं ना, धांधली करने की कोशिश करें, लाख फर्जीवाड़ा करने की कोशिश करें। जनता के अंदर इतना रोष हो कि 2024 के तरह वो चुनाव का नतीजा दे दे कि अयोध्या खुद हार गए, चित्रकूट खुद हार गए। वो जनता के अंदर इस तरह का अगर भावना पैदा कर देते हैं विपक्ष, तो मेरे ख्याल से अभी भी बिहार चुनाव में समय है, ये चीज हो सकता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, वो केवल एक जगह जन जागरण में नहीं होगा, जनता के अंदर ही ये बात नहीं आएगी। चुनाव आयोग के ऊपर, जैसा शिवरन साहब ने कहा, बार बार आप अगर प्रेशर लाएंगे तो कुछ ना कुछ वो परिवर्तन करेगा, कुछ ना कुछ सुधार या तो करेगा, या तो सुधार करते हुए दिखने की, कम से कम बहाने के लिए ही सही, सुधार करने की, सुधार करता हुआ दिखेगा। आप क्या कहते हैं, न्यायपालिका में जाएंगे, न्यायपालिका आपको अपने पक्ष में जजमेंट दे सकती है। तो आपको कई तरह से इस चीज को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप पूरा का पूरा भारत लोकतंत्र होता ही है, न्याय प्रधान व्यवस्था, लेकिन भाजपा का ये जो इकोसिस्टम है वो अपनत्व प्रधान व्यवस्था है। तो न्याय प्रधान और अपनत्व प्रधान के बीच में अगर टक्कर होगी तो न्याय को थोड़ा सा लड़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि अपनत्व प्रधान जो इकाई है वो किसी भी तरह से सत्ता पर बैठे रहने के लिए, सत्ता को अपने हाथ में रखने के लिए पूरी मेहनत करेगी और साम दाम दंडभेद का इस्तेमाल करेगी। लेकिन यही तो लड़ाई है, जनता के बीच में लोकतंत्र है, जनता को जन जागरण करता रहना चाहिए और लड़ता रहना चाहिए। बिना लड़े, और खासतौर पर ऐसी ताकतें जो आपको पता है कि कुछ भी कर सकती हैं, तो आपको भी कुछ भी करके उसको बचाना होगा। आपके लिए भी चैलेंज है ये। अगर आसान वक्त नहीं है तो आप आसान तरीके से लड़ाई भी नहीं लड़ सकते हैं। आपको मुश्किल तरीका ही से ही लड़नी होगी। आप ये सिर्फ ये कह के कि देखिए हमने बता दिया, हमने कर लिया, हम ये दिखा रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, उससे नहीं होगा। आपको भी अपने तमाम हथियार, यानी कि लोकतंत्र में जो भी हथियारों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हथियार चलाने वाले नहीं, लेकिन जिस भी तरीके से आप अपनी बातों को मजबूती से रख सकते हैं, वो सब आपको करने होंगे अगर आप वो बदलाव चाहते हैं तो। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी आपका, रविंद्र जी आपका, मलिक साहब आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।